हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स है जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है, उसमें जो आपकी आरोह बुक है उसके सभी चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। 15 तारीख को आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। आपको कुछ भी पूछना है, पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भगतिन द्वारा अपना नाम छिपाने का कारण क्या था और भगतिन को यह नाम किसने दिया था और यह नाम देने का कारण क्या रहा होगा। तो देखो, जो भगतिन है उसका जो वास्तविक या असली नाम था वो लक्ष्मी था, ठीक है। और लक्ष्मी अगर आप देखोगे कि धन की देवी हैं तो समृद्धि की देवी हैं, तो लक्ष्मी अपने नाम के अनुरूप संपन्न नहीं थी क्योंकि भगतिन गरीब थी। तो इसलिए वो अपना नाम किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि इस नाम का अक्सर उसके जीवन में मतलब कुछ भी ऐसा वो असर तो दिखता नहीं था कि नाम लक्ष्मी है और है गरीब। तो लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और वह तो दीनहीन थी, ठीक है। और अतः लोग उसके नाम का मजाक ना बनाएं, इसलिए वो अपना वास्तविक नाम किसी को बताती नहीं थी। और उसे ये नाम उसके पिता ने दिया था, क्योंकि घर परिवार में पुत्री का जब जन्म होता है तो उसको लक्ष्मी ही कहा जाता है कि भाई मेरे घर लक्ष्मी का जन्म हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भगतिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी, ठीक है। और ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हो? तो देखो, भगतिन के परिवार में उसकी सास के 3 बेटे थे, जेठानियाँ जो थी उनके बेटे थे सारे के सारे, लेकिन जो भगतिन है उसके कोई बेटे नहीं थे, सिर्फ 2 कन्या थी, 2 लड़कियाँ थी। तो जेठानियाँ तो मानती थी कि भाई छोटी बहू खानदान ही लीक छोड़कर चली है, इसलिए उसे दंड मिलना आवश्यक है। यानी कि वो मानती है जेठानियाँ कि ये जो छोटी बहू है ये किसी काम की नहीं है और उसको दंड दे दो और इसका कोई लड़का नहीं है। तो आज भी समाज में लड़का लड़की में जो है वो भेद किया जाता है। आज भी समाज में पुत्र को ही वंश चलाने वाला माना जाता है। लड़का पैदा होता है तो बहुत खुशी होती है लोगों को, लेकिन वहीं लड़की होती है तो लोग इतना ज़्यादा खुशी नहीं मनाते। तो ये जो भेदभाव है ये पुरुषों से अधिक स्त्रियां ही करती हैं भाई। अगर आप देखोगे तो सास ही ताने मारेगी अपनी बहू को कि बेटा क्यों नहीं हो रहा, ससुर नहीं आएगा कहने। तो ऐसा होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, ऐसा इसमें बताया गया है। भगतिन के चरित्र की विशेषताएं उदाहरण सहित समझाओ। तो देखो, भगतिन महादेवी वर्मा जी की सेविका थी, उनका काम करती थी और वह महादेवी से उम्र में 25 वर्ष बड़ी थी। और उसके सेवा भाव में ऐसा लगता था अभिभाविका जैसा, जैसे कि वो उनकी गार्जियन है, ठीक है। और एकदम माँ के तरह वो उनकी केयर करती थी। भगतिन महादेवी की छाया के समान रहती थी 24 घंटे उनके संग हमेशा, और उसकी नज़र स्वामिनी की नज़रों पर ही रहती थी। स्वामिनी यानी कि जो उनकी मालकिन महादेवी है, जहाँ भी वो देखती थी भगतिन भी उसी ओर देखती थी और सहायता के लिए पहुँच जाती थी। वैसे भगतिन थी तो डरपोक और कंजूस, लेकिन वो स्वामिनी के लिए डर और कंजूसी को भी दरकिनार कर देती थी, अपनी स्वामिनी के लिए कुछ भी। तो वह कहीं भी उनका साथ नहीं छोड़ती थी और वो सचमुच बहुत ज़्यादा समर्पित सेविका है, बहुत डेडिकेटेड थी, जिसने अपनी सद्भावना के बल पर अभिभाविका का पद पा लिया। यानी कि अब वो एकदम गार्जियन की तरह हो गई है। महादेवी वर्मा और भगतिन के संबंधों की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो इनके बीच में पहली विशेषता है कि भगतिन और महादेवी का संबंध नौकरानी और मालिकिन वाला नहीं है, ये आत्मीय संगिनी, जो एक दूसरे की जो सहेलियां होती हैं वैसा संबंध है। नौकर निर्धारित कार्य करता है, जो जितने का उसको काम दिया गया है, जितने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन भगतिन तो महादेवी से पूछ पूछ कर और भी एक्स्ट्रा काम करती थी। चले जाने की आज्ञा पाकर भी भगतिन अवज्ञा के साथ हंस पड़ती है। यानी कि जब उसको बोला जाता था चले जाओ तो भी वो अपना काम और करती रहती थी। फिर अब भगतिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई। कैसे? तो महादेवी वर्मा शहरी थी और भगतिन देहाती थी। तो जब वो भगतिन आई महादेवी वर्मा की लाइफ में, तो वो महादेवी वर्मा पे भी वो देहात का असर पड़ गया, क्योंकि उन पर भगतिन के स्वभाव, उनका जो बोलचाल है, वो जो मतलब भगतिन है उसको शहर की हवा नहीं लग पाई। तो उसने महादेवी को देहाती खाने की विशेषताएं भी बताई, ठीक है, भगतिन ने, कि ये हमारा देहात का खाना होता है, आप भी ये खाओ। और वो बताती है कि मकई का रात का दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। मतलब वो ऐसा ऐसा खाना बताती है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए पुए बहुत अच्छे लगते हैं, या ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो उसके अनुसार सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लज्जा सकती है। यानी कि वो इतने ज़्यादा व्यंजन, इतने ज़्यादा आइटम बता देती है और देहाती भाषा सिखा देती है कि महादेवी वर्मा भी एक टाइम तक देहाती हो जाती है। भगतिन लाट साहब तक लड़ने से क्यों तत्पर थी? तो देखो भाई, भगतिन लाट साहब तक लड़ने को इसलिए तत्पर है क्योंकि वह महादेवी वर्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उन्हें अकेले कारावास में या जेल में नहीं जाने देना चाहती थी। तो उसे लगता है कि नौकर को मालिक से दूर करना बहुत बड़ा अन्याय है।
तो इसलिए वह या तो उन्हें कारावास से छुड़ाना चाहती है या खुद भी कारावास में जाना चाहती है। तो वह दूसरों की तरह ये अन्याय सुनकर चुप नहीं रह सकती, वो कहेगी या तो मुझे भी साथ ले जाओ या उन्हें छोड़ दो। भगतिन महादेवी जी की समर्पित सेविका थी, फिर भी लेखिका ने क्यों कहा कि भगतिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा। ऐसा क्यों बोला गया? देखो, भगतिन ने, आपको पता है, महादेवी वर्मा जी की सेवा करी है और वह महादेवी से उम्र में 25 वर्ष बड़ी भी है और उसका सेवा भाव एकदम माँ जैसा है और वो 24 घंटे संग लगी रहती है। ये इसमें चीज़ें जो है ना, आप रिपीट भी कर सकते हो, पीछे भी एक क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है। तो सचमुच वो एक समर्पित सेविका है भाई, जिसने अपनी सद्भावना के बल पर अभिभाविका का भी पद पा लिया था। और इतना होने पर भी लेखिका ने भगतिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है। वह रुपये पैसों को मटकी में रख देती है, कभी छुपा देती है, पूछने पर बताती है कि उसने उन्हें संभाल कर रखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा वो ऐसा भी काम करती है। तो वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमा भी देती है और वह सभी बातों को अपनी सुविधा के अनुसार बताती है, तो जो कई बार दूसरों को नहीं भी पसंद आता, सच को घुमा फिरा के बताती है। तो इसलिए, और उसको एक तो पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह सही तरीके से पहनती ओढ़ती भी नहीं है और छुआछूत में बहुत विश्वास रखती है क्योंकि गाँव की थी वो। तो ये उसकी चीज़ें कुछ खराब लगती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो देखो, बाजारूपन का मतलब होता है ज़रूरत कम दिखावा ज़्यादा, यानी कि ऐसी चीज़ें खरीद रहे हो जो शो ऑफ के लिए है। तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, लोगों में अपनापन नहीं रहता, लोग आपस में ही सही से बात नहीं करते, फिर शो ऑफ करते हैं और ग्राहक और विक्रेता के संबंध सिर्फ व्यावसायिक हो जाते हैं। यानी कि जो कस्टमर है और जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो सिर्फ फ़ायदा देखेगा और इस तरह से एक को हानि पहुंचाकर दूसरा अपना लाभ उसमें देखेगा। तो वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता दे सकता है जो अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ठीक ठाक सामान ले, बाजार का सही से यूज़ करे। यदि हम बाजार की चमक दमक में फंस जाते हैं तो हमें असंतोष, तृष्णा, घृणा, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं। लेखक ने बाजार का जादू किसे कहा, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखो, बाजार की जो चमक धमक है उसमें एक मैग्नेटिक, एक अट्रैक्शन, एक चुंबकीय, वो एक जादू होता है। और जब भी आप बाजार में जाओगे ना, आपको लगेगा ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। तो इसी की वजह से ज़रूरत ना होने पर भी आप चीज़ें खरीद लेते हो। परचेजिंग पावर का क्या तात्पर्य है? तो परचेजिंग पावर का मतलब है खरीदने की शक्ति, यानी कि लोग कितने पैसे लेके घूम रहे हैं, कितना ज़्यादा वो खरीद सकते हैं। तो यह लोग बाजार को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं क्योंकि ये मुंह मांगे दाम दे देते हैं, फिर बाजार महंगा हो जाता है और गरीब लोग खरीद नहीं पाते। तो वह निरर्थक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देते हैं और ऐसे व्यक्ति बाजार की जादुई आकर्षण से नहीं बच पाते, यानी कि जो भी चीज़ें उनको अट्रैक्टिव लगती है वो सब खरीद लेते हैं। भगत जी बाजार और समाज को किस प्रकार सार्थकता प्रदान कर रहे हैं? तो इस कहानी में भगत जी आए हैं जिनमें कोई लालच नहीं है, वो ऐसा कुछ संचय करना, लालच या दिखावा करना, इनसे दूर हैं। बाजार और व्यापार उनके लिए आवश्यकताओं की पूर्ति का एकमात्र साधन है। भगत जी के मन में बहुत संतोष है, ठीक है। और होता क्या है, सबसे पहले पंसारी की दुकान से केवल जीरा और नमक खरीदना, ठीक है। फिर दूसरा, निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलना। ये उनकी लाइफ स्टाइल है कि वो इस तरीके से बेचने जाते हैं, बहुत सिंपल लाइफ है। 6 आने की कमाई जब हो जाती है तो चूरन बेचना बंद कर देते हैं, बचा हुआ चूरन बच्चों को फ्री में दे देते हैं, सभी का जय जय राम कहकर स्वागत करते हैं और बाजार की चमक धमक से भी आकर्षित नहीं होते। समाज को एकदम संतोषी जीवन की शिक्षा देते हैं कि संतोष रखो, जो मिला है, जितना मिला है उसमें खुश रहो। तो भगत जी बहुत अच्छे आदमी हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में भगत जी जैसे लोग क्या प्रेरणा देते हैं? तो ये जो वैश्वीकरण का दौर है, ऐसे में ऐसे भगत जी जैसे अगर लोग होंगे ना, तो हमें इनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि बाजार का ये जो अट्रैक्शन है ये हमें प्रभावित नहीं कर सकता। ज़रूरत का सामान खरीदो, व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा मत बढ़ाओ, अनावश्यक जो इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें उसको मत खरीदो, वही चीज़ें खरीदो जो वास्तव में हमारी ज़रूरत है। जब आप ऐसा करोगे तो बाजार को सार्थकता भी आप प्रदान करोगे। जिन्हें अपनी ज़रूरत का पता नहीं होता वे लोग बाजार का बाजारूपन कैसे बढ़ाते हैं? तो होता क्या है, जो लोग सिर्फ पैसा लेके घूम रहे होते हैं। तो समाज में कुछ लोग क्रय शक्ति के बल पर, वो जो परचेजिंग पावर है उसके दम पर कुछ भी खरीद लेते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान नहीं खरीदते। इससे समाज में असंतोष बढ़ता है। सामान्य लोगों के सामने अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि जो गरीबों के आगे पैसा दिखाते हैं, मैं तो ये खरीद सकता हूँ, तू खरीद के दिखा। शान और शौकत के लिए ही चीज़ें खरीदते हैं, वो बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोग बाजार का कोई लाभ उठा नहीं पाते और ना बाजार को कोई फ़ायदा देते हैं। वे धन के बल पर बाजार में कपट वगैरह बढ़ा देते हैं।
तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? तो देखो भाई, जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मन का संतुलन खो जाएगा, हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, हम हर चीज़ें खरीदने के लिए सोचेंगे तो हम ज़रूरत से अधिक सामान खरीद लेंगे, जेब में रखा सारा पैसा भी आप उड़ा दोगे। और जब बाजार का जादू उतरता है तो आपको पता चलता है कि बाद में ख़रीदारी करने पर अपनी गलती का पता चलेगा कि हमने फालतू सामान खरीद लिया है, पैसों को अननेसेसरी खर्च कर दिया है, नियंत्रण शक्ति पर काबू समाप्त हो गया है, कंट्रोल नहीं है आपका। बाजार दर्शन में पैसे की व्यंग्य शक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो होता क्या है, पैसे के अभाव में मनुष्य में हीनता की भावना आती है। जब पैसा नहीं होगा तो आपको बहुत छोटापन फील होगा। पैसे वाला स्वयं को बड़ा तथा दूसरे से श्रेष्ठ समझता है। भाई सिंपल सी बात है, ये होता है। पैसे के अभाव में मनुष्य पैसे वालों से ईर्ष्या भी करेगा कि मेरे पास उतना पैसा क्यों नहीं है, तो वो अपने धनवान सगे संबंधियों के प्रति भी ईर्ष्यालु हो जाएगा। कोई रिलेटिव भी ज़्यादा अमीर है तो वो सोचेगा इतना पैसा उस पर क्यों है। तो पैसे की शक्ति ही उसकी व्यंग्य शक्ति कहलाती है, और यह व्यंग्य शक्ति बहुत कष्टदायक है, ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है। मेंढक मंडली से लेखक का क्या तात्पर्य है? वह उन पर पानी डालने को क्यों व्यर्थ मानता है? तो देखो होता क्या है, गांव में घूम घूम कर पानी की मांग करने वाले कोई 10-12 से लेकर 16-18 साल के कुछ बच्चे हैं, जिनकी बंदर सेना है, जिनको मेंढक मंडली भी कहा जाता है। बच्चे बच्चे हैं भाई, इधर उधर घूमते रहते हैं। लेखक का मानना है कि जब चारों ओर पानी के लिए त्राही त्राही मची है, ठीक है, पानी की कमी है, तो लोग इतनी मुश्किल से एकत्रित किया गया पानी भर भर कर इन बच्चों पर क्यों फेंकते हैं? यह तो पानी की बर्बादी है और अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। ऐसा करने से कभी बारिश थोड़ी ना होती है। ये तो अंधविश्वास है कि भाई इनमें बच्चों में पानी डाल दोगे तो उससे बारिश थोड़ी हो जाएगी। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती प्रमुख व्यवसाय है। भारत की ज़्यादातर भूमि सिंचाई जो होती है वो नदियों के जल से ही होती है, नदियों से पानी आता है। तो हमारे भारत में अनेक पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, पशु पक्षियों को देवता के समान भी माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। तो गंगा नदी भी बहुत पवित्र नदी है, भारत की सबसे ज़्यादा, और गंगा मैया कहा जाता है। और गंगा के जल को अमृत के समान बताया गया है, उसमें कभी कीड़े भी नहीं पड़ते। तो लोगों का मानना है कि गंगा नदी में नहाने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा को माँ के समान पवित्र माना जाता है, इसलिए गंगा मैया की जय बोला जाता है। भगतिन काले मेघा पानी दे पाठ में ये वाला वर्ड हटा दीजिए। काले मेघा पानी दे पाठ में पानी की बर्बादी होने और बर्बादी ना होने संबंधी दोनों तर्क आपको बताने हैं, और इंद्र सेना पर पानी फेंकने और ना फेंकने के बारे में जीजी और लेखक के क्या विचार हैं कंपेयर करके बताना है। तो इंद्र सेना जो बच्चों की सेना है उसके बारे में लेखक और जीजी की राय बहुत अलग अलग है, दोनों का अलग मत है। लेखक ने इंद्र सेना के कार्यकलापों को अंधविश्वास कहा है। जो भी वो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास है। और वह इंद्र सेना पर जो पानी फेंका जाता है, लेखक कहता है ये बर्बादी है पानी की, परंतु जीजी कहती है कि इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को वो सही बताती है, और वो कहती है कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, ये तो अर्घ दे रहे हैं हम। मनुष्य जो पाना चाहता है उसे पहले कुछ देना पड़ता है। बारिश चाहिए तो इनके ऊपर पानी डालना पड़ेगा। तो इसी कारण दान को बड़ा माना जाता है और दूसरों के कल्याण के लिए दिया गया धन ही फल देता है, वो ऐसा तर्क देती है। और हम जीजी के विचारों से सहमत भी हैं, और लेखक भी जीजी के विचारों का विरोध नहीं कर पाता जब जीजी इतना लॉजिक के साथ बोलती हैं। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे किस तर्क को उभारा है? आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी एक अंधविश्वास के पीछे छिपे तर्क को स्पष्ट कीजिए। तो होता क्या है, काले मेघा पानी दे में लेखक बोलता है कि जो लोगों के बीच कुछ मान्यताएं होती हैं ग्रामीण लेवल पर, और बोला है कि पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, त्याग करोगे जब भी कुछ आपको मिलेगा, बिना दिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंधा अपाहिज की सहायता करके मन को जो असीम संतुष्टि मिलती है और आनंद की अनुभूति होती है वो उसी को पता है जब वो होती है। तो देने से मन में संतोष आता है। आप किसी को हेल्प करोगे, किसी को दोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और ये अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक भावनात्मक वास्तविकता है। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। काले मेघा पानी दे कहानी की इस टिप्पणी पर आज के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। और जीजी इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी क्यों नहीं मानती? देखो पीछे मैंने आपको तर्क बताए थे, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया है जो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक था। अगला प्रश्न, लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा? ठीक है, पहलवान की ढोलक जो आपका चैप्टर है उसके अंदर लुट्टन पहलवान ने अपना गुरु ढोल को बताया है। क्यों?
क्योंकि चांद सिंह पहलवान से कुश्ती लड़ते समय ढोल की ताल नहीं, उसमें प्रेरणा, शक्ति और दाव पेंच ऐसा भाव वो जगाया था। जब वो लड़ाई लड़ता था अपनी पहलवानी की, जब पीछे से ढोल बजता था, एक अलग ही एनर्जी उसमें आ जाती थी और वो किसी को भी पछाड़ देता था। तब से वो ढोलक को ही अपना गुरु मानने लगा और उसे ढोल की आवाज़ में कुश्ती के दांव पेच का आभास होता था। जब ढोल बजता था तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा पावरफुल हो जाता था। पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज़ बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है। तो देखो, गांव में महामारी फैली हुई है, अपने बेटों का भी उसका देहांत हो गया है पहलवान के, उसके बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता है और उसके ढोल की आवाज़ रात में इतने सन्नाटे में बस ढोल की आवाज़ आती है। तो गांव में अधमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक, यानी कि जो बहुत बीमार लोग पड़े हैं, महामारी का शिकार हैं, उनमें भी लगता है ढोल की आवाज़ सुन के एक एनर्जी आ जाती है। तो ढोलक की आवाज़ सुनते ही बूढ़े, बच्चे, जवानों की कमज़ोर आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता है। सभी के आगे एक वो एक्साइटमेंट आ जाती है और लोगों के बेजान अंगों में भी बिजली दौड़ जाती है वो आवाज़ सुनकर। तो ढोलक की आवाज़ को सुनकर मरते हुए प्राणी भी अपने आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होगी, वो सुकून से मर पाएंगे। तो गांव के लोग इस आवाज़ के कारण मृत्यु से भी नहीं डरते। अब पहलवान की ढोलक के आधार पर गांव की दयनीय स्थिति आपको बतानी है। तो देखो, लुट्टन सिंह का गांव किसी अमीर गांव की श्रेणी में तो आता नहीं था, क्योंकि यहाँ सभी लोग पुराने हैं, बांस और फूस की झोपड़ियों में रहते हैं। किसी भी गांववासी के पास पक्का घर तक नहीं है। सभी मिलजुल कर खेत में काम करते हैं, इधर उधर मजदूरी करके अपना जीवन काटते हैं। तो इसका सबसे अच्छा प्रमाण इस बात से मिलता है कि सब मिलकर राज दरबार के 3 पहलवानों को दैनिक भोजन भी नहीं दे पाए, यानी कि उनके पास इतना भी वो मतलब जुगाड़ नहीं था। और गांव में बीमारी फैली हुई थी, हैजा, मलेरिया, तो हर घर में लगभग मौत हो रही थी किसी ना किसी की। तो गांव में बहुत दिक्कत थी, दयनीय। ऐसे में दिन भर की राख की ठंडी मिट्टी पर बैठे हुए कुत्ते भी शाम होते ही किसी आशंका के चलते एकत्रित होकर रोने लगते हैं। कुत्तों का रोना अशुभ होता है, तो कुत्ते भी बहुत रोते थे। तो गांव की ये स्थिति बहुत भयानक है, भयावह है, डराने लगती है, जो कि क्रंदन से भी अधिक भयावह मालूम पड़ती है। यानी कि बहुत आप देखोगे ना, ग्लूमी सा एकदम माहौल है। राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सहारा दिया, अंत में उसकी दुर्गति होने का क्या कारण था। तो एक बार जब लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया था, तब वहाँ पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उसने पहलवान बादल सिंह के शिष्य चांद सिंह नाम का बहुत फेमस पहलवान था, उसको चुनौती दे दी कि मेरे से लड़। तो चांद सिंह शेर के बच्चे के नाम से भी जाना जाता था। लोगों व राजा सभी ने लुट्टन को चांद से ना भिड़ने की सलाह दी, भाई मत भिड़ियो, तेरे को वो छोड़ेगा नहीं। और लुट्टन के आग्रह पर राजा साहब ने अनुमति उसको दे दी कि चल जा भाई। तो ऐसे में फिर ये जब दंगल हुआ तो लुट्टन जीत गया अपना। तो श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा ने लुट्टन को सदा के लिए दरबार में रख लिया। बोला तू अब मेरे साथ ही रहेगा। और वो राजा की कृपा दृष्टि का पात्र बन गया, मीन्स अमीर हो गया, पैसे की बारिश कर दी राजा ने। उसका और उसका परिवार का भरण पोषण अब राज दरबार से होने लगा। लेकिन राजा साहब की जब डेथ हुई तो उसके बाद विलायत से आए जो राजकुमार थे, उसको पहलवानी और दंगल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वे कुश्ती को बेकार का बोझ समझते थे और उनको घुड़दौड़ का शौक था। तो राजकुमार ने लुट्टन सिंह की आजीविका की परवाह किए बिना ही उन्हें दरबार से निकाल दिया, क्योंकि राजा जब तक था उसको इंटरेस्ट था पहलवान वगैरह को रखने में, पर उसके राजकुमार में, बेटे में नहीं था। पहलवान की ढोलक कहानी पारंपरिक रूप से लोकप्रिय कुश्ती जैसे खेलों के प्रति नई पीढ़ी की सोच में आए परिवर्तन को व्यक्त करती है। कैसे? देखो, पुराने समय में कुश्ती बहुत फेमस थी। इसमें बल का इस्तेमाल, साहस के साथ कौशल भी चाहिए होता है। तो इन खेलों को जनता और शासन का समर्थन प्राप्त होता था। पहलवान गांव की शान हुआ करते थे। लुट्टन पहलवान को भी राज दरबार द्वारा पूरा एकदम संरक्षण दिया गया था, लेकिन उसके जो पुत्र थे उन्होंने इसे व्यर्थ का बोझ समझकर ये संरक्षण समाप्त कर दिया और लुट्टन को निकाल दिया, जब से लुट्टन की स्थिति खराब हो गई थी। तो इसी प्रकार वर्तमान पीढ़ी का तकनीकी मनोरंजन तथा अर्थोपार्जन में सहायक खेलों की ओर झुकाव अधिक होने से कुश्ती जैसे खेलों में इंटरेस्ट कम हो गया है। मीन्स टेक्नोलॉजी, गेम्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल गेम्स, इसमें बच्चा अब ज़्यादा घुसता है। पहलवानी वगैरह में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। पहलवान की ढोलक पाठ का संदेश यह भी है कि लोक कलाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए। कैसे? देखो, जो पहलवान की ढोलक है उसमें अखाड़े के बारे में, पहलवानी के बारे में, लोक कलाओं के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ में लुट्टन सिंह नाम का जो पहलवान है उसको कुश्ती और वो इतना सब देखकर, उसके टैलेंट को देखकर राजा ने उस पर बहुत कृपा करी और उसे राज पहलवान भी बनाया। और राजा साहब की कृपा दृष्टि, पौष्टिक भोजन और व्यायाम से उसकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हो गई, 4 चांद लग गए। लेकिन जब राजा के बेटे आए, वही वाली स्टोरी आगे आप यहाँ पे लिख दोगे कि लोक कलाओं का प्रचार उन्होंने नहीं किया और उसको भी निकाल दिया दरबार से।
पहलवान की ढोलक कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, अगर आपसे पूछा जाता है तो इस कहानी में देखो लुट्टन जो पहलवान है उसी की मेन कहानी है। सबसे पहले बचपन में उसके माता पिता की डेथ हो गई और सास ने उसका पालन पोषण किया। शेर के बच्चे के नाम से एक पहलवान था चांद सिंह, उससे कुश्ती जीता तो उसके बाद से फेमस हुआ। राज दरबार में राजा ने उसको इनवाइट किया। जिंदगी आराम से कटती रही। 2 बेटे थे लेकिन उसकी पत्नी भी बहुत कम एज में ही उसकी डेथ हो गई थी। उसने अपने बेटों को भी अपने जैसा पहलवान बनाया। जीवन के 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में रहा। दुर्भाग्य से भाई राजा की डेथ हो गई। फिर उसका जब बेटा आया तो उसने बोला कि पहलवान वगैरह को जो है बाहर निकाल दूंगा, फिजूल का खर्चा है, अखाड़े बंद करवा दिए और राज पहलवान की खुराक पर उसे खर्चे ज़्यादा लगने लगे। महामारी की चपेट में आने पर उसके दोनों बेटों की भी डेथ हो गई। 4-5 दिन बाद उसने भी अपने ढोल के साथ इस संसार से विदा ले ली, यानी कि उसकी भी डेथ हो गई। शीरीष के फूल चैप्टर से अगर मैं आपको बताऊं क्या इंपॉर्टेंट है, शीरीष को अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया है? तो शीरीष के फूल को अद्भुत अवधूत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कालजयी अवधूत है। ये ऐसा शीरीष का फूल है जो काल को भी जीता, मतलब काल से भी जीत सकता है। और अवधूत का मतलब वो सन्यासी जो विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, जो ये नॉर्मल चीज़ों से, ऐसे लोभ लालच से दूर होता है, सुख दुख हर जगह खुश रहता है, फलता फूलता है। तो कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, पर जो अवधूत होगा वो हमेशा खुश रहेगा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी। ठीक है। फिर है इसी तरह शीरीष का जो पेड़ है भयंकर गर्मी, उमस, लू सब कुछ फेस करके भी ऐसे हमेशा तना रहता है। वसंत में वो लहक उठता है, भादो मास तक फलता फूलता है, उसका पूरा शरीर हमेशा फूलों से लदा रहता है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया। कैसे? तो देखो होता क्या है, लेखक बताता है कि जो शीरीष का पेड़ है, जो फूल है, उसके जैसा अवधूत कोई है ही नहीं। ठीक है। जब जब वह शीरीष को देखता है तब तब उसके मन में हुक सी उठती है। वह कहता है कि प्रेरणादायी और आत्मविश्वास रखने वाले लोग अब नहीं रहे, क्योंकि ये जो प्रेरणा देने वाला है ये फूल है, जो ये पेड़ है, ठीक है, शीरीष का, ये इतना आत्मविश्वासी है। अब ऐसे लोग नहीं हैं। अब तो केवल देह को प्राथमिकता देने वाले लोग रह गए हैं। अब लोग जो है सिर्फ बॉडी के ऊपर बात करते हैं। आत्मविश्वास लोगों में है ही नहीं। शरीर को महत्व देते हैं, मन को नहीं। इसलिए लेखक ने शीरीष के माध्यम से वर्तमान सभ्यता का वर्णन किया है। लोग मन से तो कभी भी मतलब स्ट्रांग नहीं हो पाते, सिर्फ बॉडी को देखते हैं। कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? तो देखो गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, अहिंसा के लिए आवाज़ उठाते थे, ठीक है, और वो कहते थे हिंसा नहीं करनी, प्रेम से बात करते थे, कोमल स्वभाव था, दूसरों को अगर कष्ट में देखते थे तो खुद भी इमोशनल हो जाते थे। वे अंग्रेजों के प्रति भी कठोर नहीं थे। दूसरी तरफ वे अनुशासन और नियमों को बहुत मानते थे। अपने अधिकारों के लिए डटकर संघर्ष करते थे, किसी भी दबाव में आके झुकते नहीं थे, और ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने अपनी दृढ़ता से एकदम ढहा दिया था, डरा दिया था। शीरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? तो देखो होता क्या है, शीरीष का जो फूल है वो बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी में भी खिला रहता है। लू हो चाहे उमस हो, उसमें भी वो जोर शोर से खिलता है। अर्थात परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हो वो समता का भाव रखता है, मीन्स हमेशा खुश रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी का स्मरण क्यों किया, क्यों कनेक्ट किया है इसको उससे? देखो शीरीष भयंकर गर्मी और लू में भी सरस और फूलदार रहता है, और गांधी जी अपने चारों ओर मतलब चाहे कितना खून खराबा हुआ हो, अग्निकांड हुए हों, कितना भी कुछ हुआ हो, फिर भी वो स्नेह के साथ रहते हैं, अहिंसक हैं और उदार थे। तो दोनों ही कहीं ना कहीं कठिनाइयों में जीने वाले सरस व्यक्ति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अंबेडकर जी के क्या तर्क थे? तो देखो होता क्या है, जो लेखक है वो बताते हैं कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं मानते वो, क्योंकि यह विभाजन अस्वाभाविक है। क्योंकि देखो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। यानी कि आपको आपके जाति के आधार पर बता दिया जाए कि आपको ये काम करना है, ठीक है, आपकी इच्छा है ही नहीं उसमें, तो यह केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान रखती है। आपके माता पिता का सामाजिक स्तर अगर निम्न है तो आप भी उसी से रिलेटेड काम करोगे। तो व्यक्ति के जन्म से पहले इसका श्रम विभाजन होना अनुचित है ना भाई, कि आप अगर मान लो कि आप शूद्र के घर पैदा हो रहे हो तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, ये तो गलत है। तो जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक व्यवसाय से बांध देती है। तो पेशा चाहे कैसा भी हो, व्यक्ति उसको करने के लिए बाध्य हो जाता है।
तो संकट के समय पेशा बदला भी नहीं जा सकता, चाहे भूखा क्यों ना मरना पड़े, तो ये तो गलत है। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का एक कारण कैसे बनती जा रही है? क्या ये स्थिति आज भी है? तो देखो, जाति प्रथा मीन्स जातियों में बांट देना समाज को। तो ऐसे में आप क्या है कि जातियों में जब बटोगे तो व्यक्ति को एक ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं दिया जाता जो उसका पैतृक पेशा ना हो। यानी कि अगर आपके पापा मम्मी या पापा जो है ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा। और आपके अगर घर वाले शूद्र हैं, दलित हैं, तो आपको भी सेवा करनी पड़ेगी सबकी, भले ही उस पेशे में पारंगत हो या ना हो, कुछ भी हो, ठीक है। उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात ऐसे परिवर्तन होते हैं कि व्यक्ति को पेशा बदलने को बाध्य होना पड़ता है। लेकिन यदि जाति प्रथा होगी तो वो पेशा बदल नहीं पाएगा व्यक्ति। अब मान लो किसी का काम खेती करना है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, उद्योगों में भी काम धंधे निकलेंगे, तो अब क्या व्यक्ति बस खेती करता रहेगा? तो ऐसा नहीं होगा, तो भुखमरी और बेरोजगारी आ जाएगी। तो आज भयंकर जाति प्रथा के बाद भी इतनी बाध्यता तो नहीं है। लोग अब अपने अपने पापा, मान लो किसी के पापा किसान थे, तो आज वही लड़का इंजीनियर भी है, IAS भी है। तो आज की डेट में लोग नए पेशों की तरफ जा रहे हैं अपनी मर्जी से। लेखक के मत में दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता का मतलब क्या है? तो लेखक मानता है कि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, कि आप सिर्फ कानूनन रूप से किसी दूसरों के कंट्रोल में हो। दास्ता यानी कि किसी का दास बनना वह स्थिति भी है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़े। यानी कि सामने वाला जैसा चाहता है आप वो काम करो। तो यही स्थिति कानूनी पराधीनता ना होने पर भी पाई जा सकती है, कानूनन रूप से अगर हो ना हो। लेकिन अब जैसे उदाहरण के लिए जाति प्रथा है, ऐसे में सभी लोगों को क्या है, बता दिया गया आपको यही पेशा करना है, यही प्रोफेशन में आपको रहना है। तो ये भी तो एक तरीके से दास्ता है ना, कहीं ना कहीं कानूनी नहीं है लेकिन सामाजिक दास्ता तो है। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को ही एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने को आग्रह क्यों करते हैं? तो होता क्या है, डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो जानते हैं कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्य में असमानता का होना संभव है। यानी कि शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से हम अलग हो सकते हैं। और समता का जो ये सिद्धांत है वो उसको मानने के लिए कहते हैं कि सभी लोग बराबर हैं। तो ऐसे में लेखक का तर्क है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, समाज में सभी से सही से काम करवाना है, तो समाज के सभी सदस्यों को सेम अवसर दिए जाएं, उनके साथ सेम व्यवहार करो, भेदभाव ना करो। तो राजनीतिज्ञों को भी सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जो नेता हैं चाहे कोई भी है। तो हर व्यक्ति को वो मौका दिया जाना चाहिए, जितनी उसकी क्षमता है उतना वो काम कर पाए। तो उनका तर्क है कि वंश में जन्म लेना या सामाजिक परंपरा व्यक्ति के वश में नहीं है। यानी कि इस बेस पर कि उसका जन्म कहाँ हुआ है उससे आप डिसाइड मत करो कि वो क्या करेगा। फिर है, सही में अंबेडकर ने भावात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। यानी कि वो एक जातिवाद को खत्म करने के पीछे क्या बताते हैं, तो पूरी तरीके से सही बात है। क्योंकि कुछ लोग अगर किसी वंश में पैदा होते हैं और उनके साथ उत्तम व्यवहार के हकदार वो बनते हैं, मान लो कोई ब्राह्मण में पैदा हुआ तो वो उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा। और विचार करो कि उसमें उनका अपना क्या योगदान है, कुछ भी नहीं है। सामाजिक परिवेश भी व्यक्ति को सम्मान दिला देता है, उसमें भी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता। यानी कि आप ऑलरेडी ब्राह्मण के अगर पैदा हो गए तो आपको कुछ करो या ना करो इज्जत तो मिलेगी, और अगर आप दलित के अगर पैदा हो गए तो कुछ करोगे तो भी इज्जत नहीं मिलेगी, तो गलत है। तो मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप तय होनी चाहिए। कि आप कितने महान हो वो इससे नहीं पता चलना चाहिए आप ब्राह्मण हो, इससे पता चलना चाहिए आपने काम कितना किया है। तो मनुष्य के प्रयत्नों का भी सही मूल्यांकन तभी होता है जब उसको अवसर समान मिलेंगे। तो उदाहरण के लिए गांव में अथवा नगर पालिकाओं के विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक महंगे स्कूलों में पढ़ने वालों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अतः पहले जातिवाद खत्म करो, फिर वो जो बच्चों में जो गरीबी है और वो जितना उनको वो इक्वल एजुकेशन नहीं मिल रही वो दो, तभी तो वो सब कुछ सही हो पाएगा ना। जाति प्रथा और श्रम विभाजन में क्या अंतर है? तो देखो, जाति प्रथा और श्रम विभाजन में यही अंतर है कि श्रम विभाजन श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक रूप से विभाजन करता है। यानी कि आपको पहले बता दिया जाएगा कि आप अगर इस वर्ग से हो तो आपका यही काम है। जबकि जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करने के साथ साथ उन्हें एक दूसरे की तुलना में ऊंचा नीचा भी बता देते हैं कि भाई देखो, श्रम विभाजन में ऊंचा नीचा नहीं है, बस वो आपको काम बता देगा कि ये आपका काम है इस वर्ग के हो तो। लेकिन जाति प्रथा में तो सीधा बोल दिया जाएगा ये ऊंची जाति है, ये निम्न जाति है। तो ये डिफरेंस है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग ना मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या कहा था? तो देखो, अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है, और श्रम विभाजन
निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी कि श्रम विभाजन तो होता है कि आप काम करते हो अपना अपना, बट ये नहीं हो सकता ना कि आप जन्म के आधार पर उसको उसका बेस बना दो कि जो आप जहां आपका जन्म हुआ है, जिस घर में जो काम आपके माता पिता ने किया वही आप करो। तो भारत की जाति प्रथा श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा, ऊंचा नीचा भी करार देती है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो जाति प्रथा है, और इसमें क्या होता है, हम ऊंच नीच भी कर देते हैं, जो दुनिया में किसी समाज में नहीं होता। तो जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाएगा तो ये तो गलत है ना। जाति प्रथा एक अलग चीज़ है, उसमें सीधा भेदभाव होता है। श्रम विभाजन गलत नहीं है, पर जाति प्रथा गलत चीज़ है। अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज कैसा था? तो अंबेडकर जी कुछ सोचते हैं, वो सोचते हैं ऐसा समाज हो जहाँ सभी लोग आज़ाद हों, समता हो, सभी लोग बराबर हों, भाईचारा हो। तो उनके अनुसार ऐसे समाज में सभी लोगों के लिए एक जैसा मानदंड हो, सभी को बराबर समझा जाए और जैसा उनका इंटरेस्ट है वैसा वो कार्य कर पाएँ, सभी व्यक्तियों को बराबर के अवसर मिले, व्यवहार सभी से समान रूप से करो, भेदभाव ना हो। ठीक है। फिर आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता कितनी है? तो लेखक बताता है कि एक आदर्श समाज वही है जहाँ स्वतंत्रता है, समानता है, समता है, भाईचारा है, और लेखक के आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ सभी को मिलेगा। यानी कि अगर सभी लोगों को बराबर समझा जाएगा तो फायदा सबका है। ऐसे समाज में क्या होगा, सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा, समाज के हित के लिए सभी लोग जागरूक रहेंगे। तो सामाजिक जीवन में सबके लिए एक, आप कह सकते हो, एक अवसर मिलेगा, सभी को साधन मिलेंगे, समाज में भाईचारा रहेगा। ठीक है। दूध और पानी के मिश्रण के जैसा दोनों एकदम मिलकर रहेंगे, हर कोई अपने साथियों के प्रति प्रेम के साथ रहेगा। तो ये अंबेडकर जी चाहते थे। तो ये आपके आरओ बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आई है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, फीडबैक लिखें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।